अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो उर्दू के हवाले से और उसमें सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ और इसके साथ जो है तरक्की पसंद तहरीक का जो आज हमारा टॉपिक है। अगरचे ये आज हमारे आखिरी टॉपिक हैं और इसके बाद कल इंशाअल्लाह ताला आपको जो गुज़श्ता 4 से 5 सालों के पेपर हुए हैं वो आपको भेजे जाएंगे और कल हम इंशाअल्लाह एक डिस्कशन क्लास करेंगे। जो हमने टोटल पढ़ा है उस पे एक तसल्ली के साथ हम इंशाअल्लाह ताला एक डिस्कशन क्लास करेंगे और अगला जो लाहे अमल है वो हम तैयार करेंगे। बाकी टेस्ट थोड़े से लेट हैं और उसकी वजह मुख्तलिफ मामलात और अभी रमज़ानुल मुबारक होगा। रमज़ानुल मुबारक में टेस्ट नहीं होंगे और इसके बाद फिर जो है जो पहले पोस्टपोन टेस्ट हुए थे वो होंगे। तो आप ये जहन में रखें कि आपका टेस्ट जो है ना वो मई में या जून में आपका टेस्ट मुतवक्के है। सो जितना भी वक्त मिल जाए हमें भरपूर तैयारी की तरफ जाना है और हमें भरपूर अंदाज में अपनी तैयारी को लेके चलना है। इसके लिए मैंने आपको किताबें भी बताई हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन किताबों का मुताला करें। कम से कम इन बड़े बड़े टॉपिक्स पे कोई एक एक किताब उनका मुताला बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप गाहे बगाहे अपना मुताला बढ़ा रहे होंगे। और दूसरा, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की सआदत नसीब फरमाए और अपनी रूटीन को थोड़ा सा मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वह इबादत में गुजारे और अपनी स्टडी में गुजारे। तो जितना हो सके इबादत करें और अपने स्टडीज़ से आप जो है ना जुड़े रहें, क्योंकि जब टेस्ट लेट होता है ना उस वक़्त अक्सर लोग जो है ना वो ज़हनी तौर पर ये सोचना शुरू कर देते हैं कोई नहीं यार, जब होगा तो देखी जाएगी। ये टेस्ट कोई 1 महीने 2-3 महीनों में तैयारी होने वाली नहीं होती। इसके लिए हमेशा से ही हमें भरपूर बेहतर अंदाज में तैयारी करने की ज़रूरत होती है। और जब हम रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर अपने अपने आप को एक तसलसल के साथ लेके चलते हैं, फिर जाके एक बेहतरीन तैयारी जो है वो मुमकिन होती है। तो बस यही चीज़ें हैं कि आपने इनको बहुत बेहतर अंदाज में देखना है। सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, ग्रामर भी आपको पढ़ाई है, एक एक सब्जेक्ट हमने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश की है कि कोई चीज़ जो है ना वो रह ना जाए। तो आज की आखिरी क्लास इसमें इंशाअल्लाह ताला आज आपको तरक्की पसंद है जो तहरीक है वो वाली और इसके साथ साथ तहरीक अलीगढ़ वो वाले, और कल आपको इंशाअल्लाह ताला एक डिस्कशन क्लास होगी जिसमें हम ओवरऑल बात करेंगे और उसके बाद जो है आपके ये टेस्ट होंगे। और टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल बन चुका है, वो अभी आपकी क्लास के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तहरीक अलीगढ़ जो है ये वो एक सब्जेक्ट है या वो एक टॉपिक है तहरीक अलीगढ़ जिस पे आपको लाजमी सवालात आने हैं। ठीक है, अब तहरीक अलीगढ़ को मुख्तलिफ पहलुओं से देखना है। बेसिकली ये तहरीक एक बंदे के साथ खड़ी है और उस बंदे का नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये वो शख्सियत है जिन्होंने बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों की तालीम का बेड़ा उठाया और उसको बेहतर अंदाज में लेके चले। और मुसलमान चूंकि जंग आज़ादी 1857 के बाद जिस तरह अंग्रेजों के अताब का शिकार थे, जिस तरह अंग्रेज सरकार मुसलमानों पे टूट चुकी थी, उस वक्त में मुख्तलिफ कुतुबी तहरीरों के साथ, किताबें लिखने के साथ और इफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो एक फिजा कायम की जिसकी बुनियाद पे मुसलमान जो है वो बाकायदा अपने पाँव पे खड़े हो सके, वो शख्सियत है सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान ने ना कि बर्रे सगीर के मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया, बल्कि आप यूरोप गए और वहाँ पर भी हालात व वाक़यात को देख कर यहाँ पे बर्रे सगीर के जो मुसलमान हैं उनकी इस्लाह का काम किया। तो यही वजह है कि सर सैयद अहमद खान
इंतहाई एक मोतबर शख्सियत है, उर्दू के अंदर मोतबर शख्सियत है, एक एजुकेशन के अंदर और मुसलमानों के अंदर इनका एक बड़ा मुकाम है। और इनकी अदबी खिदमात जो हैं वो मुआशरती खिदमात जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इस तहरीक के बारे में टेस्ट में भी सवालात होते हैं, इंटरव्यू में भी सवालात होते हैं, और हमें सबसे पहले इसकी शख्सियत को पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर इसकी जो मारूफ खिदमात है हमें उनको ज़रूर मुताला में रखना चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 1898 में इनकी वफात है। ठीक है, ये इनके बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब सर सैयद अहमद खान ये दिल्ली में पैदा हुए। मीर तकी, ये मीर तकी मीर वो नहीं है, मीर तकी इनके वालिद हैं। दिल्ली में पैदाइश है। ठीक है, और ये बता दें कि इनके अबाओ अजदाद शाहजहां बादशाह के दौर में जो है हर्रात अफगानिस्तान का एक इलाका है, वहां से बड़े सगीर हिंदुस्तान में आए थे। वालदा ने आपकी बहुत ज्यादा तालीम और तरबियत की और उनकी जेर निगरानी, और उस तरबियत करने वालों में आपका जो एक ताल्लुक पैदा हुआ था वो एक सूफी ख्वाजा मीर दर्द एक सूफी से ताल्लुक रखती है। अब सर सैयद की तालीम और तरबियत के बाद इन्होंने 1841 में आपने मुनसफी का इम्तिहान दिया और आप सरकारी मुलाजिम बतौर मुनसिफ करार पाए। मुनसिफ जो है ना जज बन गए। अब इसके बाद आप मुख्तलिफ इलाकों में अपनी सर्विसेज देते रहे और इसी तरह आप बजनौर भी गए। सर सैयद अहमद खान ने जब अपनी किताब लिखी है, एक किताब जिसका नाम है असारुस्सनादीद, असारुस्सनादीद, सर सैयद अहमद खान की ये जो किताब है ये आई है 1946 में। इसका दौर 1945-46 है, मगर ये किताब वाज़े तौर पर जो है 1946 में है और ये एक नसरी किताब है, नसरी किताब है। अब इस किताब की बुनियाद पे सर सैयद अहमद खान को जो एक लक़ब मिला जाता है, दिया जाता है, जिसकी वजह से मारूफ हुए, वो ये था कि आप पहले नसर निगार हैं, नसर निगार है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ये जो असारुस्सनादीद है ये इन्होंने किताब लिखी थी जो कि एक नसर की मिसाल है। अब लोग जब किताबें नाम याद कर लेते हैं मगर पेपर में इतना आसान सवाल भी नहीं आता कि आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि असारुस्सनादीद किसकी किताब है। ये पूछ लिया जाता है कि सर सैयद अहमद खान की किताब असारुस्सनादीद किस मौजू पे लिखी गई किताब है। अब हमें कम से कम उस किताब के बारे में छोटी छोटी चीजें जो है वो जरूर पता होनी चाहिए, जैसे कि असारुस्सनादीद जो है ये दिल्ली की जो पुरानी इमारतों के बारे में और आसार कदीमा के बारे में लिखी गई एक अहम किताब है। तो असारुस्सनादीद जो है ये किताब सर सैयद अहमद खान की नसरी एतबार से पहली किताब कही जाती है और यही वजह है कि दूसरे नंबर पे तो जो कहा जाता है नसर निगार, वो कहा जाता है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मगर याद रखें कि इनको बाकायदा तौर पर नहीं कहा जाता क्योंकि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने जो खतूत लिखे थे, असदुल्ला खान गालिब ने जो खतूत लिखे थे, तो अगर आप गौर करें तो उन खतूत का जो दौर है वो 1800 आपने 40 लिख रहे, 1940 लिख दिया, 1840 उनका दौर है 1848 से 49। ठीक है, जो मिर्जा असदुल्ला खान के खतूते गालिब आते हैं, तो ये दौर है, ये भी एक नसर की मिसाल है। मगर सर सैयद की जो किताब है असारुस्सनादीद वो 1846 में है। इस लिहाज से सर सैयद को पहला नसर निगार करार दिया जाता है। हाँ, एक और बात है कि सर सैयद की उस वक्त की जो तहरीर है ये असारुस्सनादीद, इसके अंदर जदीद रंग नहीं था, ये वही पुराने रंगों से मुज़य्यन एक तहरीर थी जो कि एक नसरी इबारत थी। बहरहाल वो एक नसरी इबारत थी और इससे पहले इस चीज का आगाज किसी से भी नहीं मिलता।
सो इस वजह से कहा जाता है कि पहले नसर निगार का जो लकब है या याद किया जाता है वो पहले नसर निगार सर सैयद अहमद खान है। और इसके बाद जो है वो गालिब है, अगरचे गालिब की जो खतूत में सादगी है, सलासत है और इनफरादियत है, जिसकी बुनियाद पे वो बकदरे कदरे असार व सनादी से ज्यादा बेहतर है, मगर नसर पे काम उनका है, लिहाजा असार व सनादी यानी कि 1846 में जो लिखी गई है ये नसरी किताब है। और इस बुनियाद पे पहले नसर निगार और जदीद नसर निगार के बानी, जदीद नसर के बानी, जदीद नसर के बानी कहा जाता है किनको? सर सैयद अहमद खान को। यह चीज आपने ध्यान में रखनी है जी। इसके बाद आप देखते हैं सर सैयद अहमद खान की, चूंकि 1857 में जब गदर हुआ, जंगे आजादी, ठीक है, 1857 में, तो उस गदर में चूंकि सर सैयद अहमद खान एक सरकारी मुलाजिम थे और जज्बा रहम दिली के तहत आपने बहुत सारे अंग्रेजों की जानें भी बचाई और इसकी बुनियाद पर, बहुत सारी चीजों की बुनियाद पे आपको सर का खिताब भी दिया गया। तो सर सैयद अहमद खान जो है, जब इन्होंने जानें बचाई तो अंग्रेजों के यहाँ इनका एक बड़ा मुकाम था और वो भी इस वजह से आपने पैदा किया कि अब मुसलमान, क्योंकि उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जा रही थी और हिंदू अपनी मक्कारी की वजह से वो बच गए और मुसलमान हिट लिस्ट पे थे और इस वजह से मुसलमानों को गदर का सबसे बड़ा सबब जो है वो ठहराया जा रहा था। तो उस वक्त में जो अंग्रेज और मुसलमानों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम और मामलात को सुलझाने के लिए और गदर के बारे में वाज़े तौर पर बताने के लिए कि इसमें कौन कौन शामिल थे और मुसलमानों का किरदार इसमें किस तरह से है, तो उसके बारे में इन्होंने किताब लिखी थी जो गलत फहमियां दूर करनी थी अंग्रेज की। उस किताब का नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंद। आपको अब टॉपिक मैंने बता दिया है कि ये किसके बारे में लिखा गया है, असबाब बगावत हिंद। ये जो हिंदुस्तान में गदर हुआ था 1857 में, उसके बारे में तफासिल यहां पे जमा की गई है। अब जो सर सैयद अहमद खान ये समझ चुके थे कि जदीद उलूम के बगैर मुसलमानों की फलाह और कामयाबी और तरक्की नामुमकिन है, लिहाजा हिंदू मक्कार ने बहुत पहले ही इस चीज को भांप लिया था और उन्होंने इस पे काम कर दिया था। अब सर सैयद अहमद खान को एक नहीं बल्कि कई मुश्किलात का सामना रहा है और इस लिहाज से आपने उन मुश्किलात को बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े बेहतर तरीके के साथ उसको हल किया है, क्योंकि ये वो दौर था जब सर सैयद पे फतवे लगे हैं। ये वो दौर था जब अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये वो दौर था जब अंग्रेजी इदारों के अंदर पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उस दौर में सर सैयद ने जो है वो एक ऐसा काम किया। अब सर सैयद ने भाप लिया था कि मुसलमानों की जो तरक्की है वो बगैर उलूम के और इन उलूम को सीखे बगैर नहीं हो सकती। सो आपने इब्तदा के अंदर 1859 में एक मुरादाबाद में एक स्कूल खोला, ठीक है, और 1862 में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक 61 या 62 में एक गाजीपुर स्कूल खोला। गाजीपुर अगरचे ये एक प्राइमरी लेवल के स्कूल थे, मगर इन्होंने तालीम के लिए जो है ना वो एक आगाज कर दिया था और आगाज यहाँ पे फराहम कर दिया। अब इसके बाद जो हुआ वो आपने एक साइंटिफिक सोसाइटी, अगरचे उसका सन तो बताया जाता है कि 1864 है, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी ये बनाई। और साइंटिफिक सोसाइटी का जो बुनियादी मकसद था ये पता होना चाहिए। लोग कह देते कि साइंटिफिक सोसाइटी किसकी थी, सर सैयद अहमद खान ने बनाई, ये हो सकता है 1864 में बनाई। अब ये है क्या थी, ये बेसिकली सर सैयद चाहते थे कि ये जो मगरबी उलूम है, क्योंकि उस वक्त मगरबी उलूम के बगैर फलाह नहीं थी मुसलमानों की। उस दौर में फलाह से मुराद जो एक मुसलमान मुआशी लिहाज से कमजोर हो रहे थे उसके बगैर मगरबी उलूम को उर्दू में तर्जमा करना, ये एक मकसद था। यानी कि मगरबी किताबों को मशरकी
जुबान उर्दू में तर्जुमा किया जाए और वो मुसलमानों को पढ़ाई जाए। इस वजह से साइंटिफिक सोसाइटी का आपने क्याम किया और इसकी बुनियाद पे जब किताबें पढ़ाई गई और समझाई गई तो मुसलमानों ने एक बहुत ज्यादा इसमें भी तरक्की हासिल की और फिर यही मुसलमान थे जो बाद में अंग्रेज के करीब हुए और साथ में इन्होंने मुलाजमतों में भी हिस्से लिए। इसके बाद आपने जब 1869 में आप इंग्लिस्तान गए, अपने बेटे सैयद महमूद के साथ गए थे। सर सैयद के बेटे सैयद महमूद के साथ आप इंग्लिस्तान गए 1869 में। वहां पे आप तकरीबन 1.5 साल का अरसा आपने वहां पे गुजारा है। जब 1.5 साल का वहां पे अरसा गुजारा तो क्या देखते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, वहां के निज़ाम तालीम को देखा और म्यार तालीम को देखकर एक सोच और माइंड बनाया और उसके बाद आपने कुछ रिसाले भी वहां पे देखे और उनसे बड़े मुतासर हुए। एक स्पेक्टेक्टर है और एक टेटलर है, ये रिसाले आपने पढ़े तो इनसे बड़े मुतासर हुए और वहां से ही एक जहन लेके आए थे कि बड़े सगीर के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा कोई एक निज़ाम तालीम जो है वो मुतारफ करवाया जाए। सो आपने आते ही फिर काम किया और उस काम पे आपको वक्त भी लगा और वो काम फिर मुकम्मल हुआ। अलीगढ़ एक इलाका है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ में ये काम किया और अलीगढ़ के अंदर ये काम ये था कि एमओ हाई स्कूल की एक बुनियाद रखी। अब ये इदारे थे तो मुसलमान वहां पे पढ़ सके थे। एमओ हाई स्कूल ये इसकी बुनियाद रखी 1875 में, ठीक है। अंग्रेजों से ही एड ली और मुसलमानों से और चंद अपने रफाका से आपने एड लेकर एक हाई स्कूल की बुनियाद रखी और इस तरह जो है ये हाई स्कूल चलता रहा। इसके बाद सर सैयद ने इसके लिए बड़ी कोशिश की और जल्द ही 1877 को ये हाई स्कूल से इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। हाई स्कूल से इसको कॉलेज का दर्जा दे। अब यही वो इलाका है, यही वो जगह है जिस जगह से सर सैयद ने तालीम का आगाज किया और साथ में जब आगाज होता है तो बाकायदा तौर पर अलीगढ़ के अंदर एक तालीमी फिजा सर सैयद के आने से पैदा हो गई और यही वो इदारा वो बाद में तहरीके अलीगढ़ के नाम से मारूफ हुआ कि ये जो सर सैयद तहरीके अलीगढ़ का नाम ले तो मैंने बताया कि इसमें जो बुनियाद है वो सर सैयद का नाम है तहरीके अलीगढ़ के अंदर। तो आपको जो टेस्ट में और इंटरव्यू में जो सवालात इसमें से पक्का आना ही आना है, सो इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको एक तो मुख्तलिफ इदारों का पता हो और ये इदारे कब बने ये पता हो और फिर ये पता हो कि इन इदारों के मकासद क्या थे या कुछ अदबी खिदमात में सर सैयद ने जो कुछ किताबें लिखी हैं उन किताबों के मानी क्या थे, उन किताबों का मौजू क्या है। असल में हम उस चीज की तरफ नहीं जाते तो कम से कम आपकी नजरों से, क्योंकि अहले उर्दू हैं आप और उर्दू अदब से आपका शगफ होना चाहिए, तो मैं शुरू से ये कहता रहता हूं कि कोई ना कोई अफसाना निगार आपके लिए एक मॉडल होना चाहिए और कोई ना कोई ड्रामा निगार एक आपके पास, वो आप उसको मुकम्मल उसकी हाव भाव आपको पता होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसे जो है नावल निगार है उसका पता होना चाहिए और ऐसे ही आपको कोई सफ़रनामा आपको पता होना चाहिए। तो उर्दू से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उर्दू वाला बंदा जो बोलता है फिर आपने कोई ना कोई किताब जो है हर मौजू पे तारीख़ अदब उर्दू है। हम देखें अगर तो सिर्फ हम डोगर कारवान या उर्दू मारूजी सोहेल भट्टी ये उठा ली यही पढ़ लिया, मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्कॉलर की जो इलामत नहीं है। एक स्कॉलर वो होता है जो तारीख़ अदब उर्दू पे वो कोई 2-3 बुनियादी किताबें पढ़ता है, किसी बड़े आथर की किताबें पढ़ता है। अब अनवर सदैत की किताब, अनवर सलीम की किताब है, ख्वाजा ज़करिया की किताब है, तो तारीख़ पे तो इस ऐसी किताबों का मुताला ज़रूरी है। तो हमें ऐसे ही अफसाने पे, ऐसे ही ड्रामे पे, ऐसे ही नज़्म व नसर पे, ऐसे मुहावरों पे और ऐसे ही हमें तारीख़ अदब उर्दू पे और तनक़ीद पे हमें कोई ना कोई किताब हमारी नज़रों से ज़रूर गुजरनी चाहिए ताकि हम उनको तसल्ली के साथ वहाँ पे भी बता सकें। तो ये एमओ
हाई स्कूल और फिर कॉलेज, सर सैयद की बड़ी कोशिश थी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना इसको जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका, ऐसा मुमकिन ना हो सका। और फिर जाके सर सैयद अमन खान ने जो है 1878 में जब इनकी जॉब जो है वो मुकम्मल हुई और आप रिटायर्ड हुए, और उसके बाद आपने सरतोड़ कोशिश की एमओ कॉलेज के लिए और इसी की खिदमत में लगे रहे। और फिर एक और चीज़ जो है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली इसका इनेकाद सर सैयद अहमद खान बरे सगीर के मुख्तलिफ एरियाज में करते थे। और ये कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि बरे सगीर के उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे, खास तौर पर मुसलमान, जो तालीम के लिए आमादा नहीं थे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे, बहुत सारे उलमा ऐसे थे जो अंग्रेजी तालीम को अपने लिए जायज़ नहीं समझते थे। लिहाजा अब सारी की सारी तरक्की और उस वक्त जो एक रवाज था वो उसके बगैर कामयाबी भी नहीं थी। सो उन्होंने मुसलमानों को तालीम की और अंग्रेजी इदारों के करीब लाने के लिए, तालीम की तरफ करीब लाने के लिए सर सैयद ने एक बड़ी कोशिश की, जो कि मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट एरियाज में वो कंडक्ट करते थे, ईयरली कंडक्ट करते थे और कुछ औकात में वैसे भी कंडक्ट करते रहते थे। तो इसका बुनियादी मकसद यह था कि लोगों के अंदर जो शुबहात थे, जो खदशात थे, जो उनको ऐसे माहौल सिनेरियो बना के लोग बता रहे थे, लोगों को करीब करना था तालीम के लिए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ इलाकों में हुई, तो फिर जाके इन इदारों की रौनक बनी और फिर लोग जो है इन इदारों में आए, तो जिसकी वजह से फिर ये एमओ कॉलेज जो है वो भी कामयाब हुआ। अब इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने जो कुछ किताबें लिखी हैं अदबी खिदमात में, जब हम जाते हैं तो उस हवाले से आपकी बहुत सारी किताबों का जिक्र मिलता है, बहुत सारी किताबों का जिक्र मिलता है। यहाँ पे हम एक सर सैयद अहमद खान की खुतबात अहमदिया देखते हैं। खुतबात अहमदिया लिखी है ये कि लाइफ ऑफ द मोहम्मद, ये सर विलियम म्योर के जवाब में आपने लिखी है खुतबात अहमदिया, और इसके अंदर आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में भी बताया, क्योंकि उसने किताब लिखी थी जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पे कुछ एतराज़ात किए गए थे। उनके जवाब में ये एक जो है ना आपने ये किताब लिखी थी। इसके अलावा तारीख सरकशी बजनौर, एक ये किताब है, बजनौर की सरकशी की हिस्ट्री के बारे में बताया। और सर सैयद अहमद खान ने एक है तफसीरुल कुरान, तफसीरुल कुरान। अच्छा, पास जगहों पे सर सैयद के जो लिखने के कुछ अदवार भी मिलते हैं, यानी कि पहले दौर की ये किताब है, दूसरे दौर की ये किताब है, तीसरे दौर की। इसका ताल्लुक आपके पेपर से नहीं है मगर समझने के साथ हो सकता है, क्योंकि जैसे इकबाल की शायरी हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर मुख्तलिफ अदवार होने से सोच का फर्क आ जाता है। ऐसे ही जो सर सैयद अहमद खान है इनकी किताबें भी थी और इसके अंदर मुख्तलिफ अदवार शामिल है। तफसीरुल कुरान, अगरचे सर सैयद अहमद खान पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात तफसीरुल कुरान पे हुआ था, और सर सैयद की जो शख्सियत है बहुत सारे उलमा के यहाँ इनको वो वाला मुकाम हासिल नहीं जिस मुकाम के ये हकदार भी हैं, ठीक है। मगर अदबी लिहाज से, तालीमी लिहाज से सर सैयद की खिदमत अपनी जगह पे बहुत आला है और बहुत नाकाबिले बयान है। मगर कुछ मौज़ूआत पे जो हम मौज़ूआत एक इस्लामिक स्कॉलर के हवाले से अगर डिस्कशन करते हैं तो इनकी ज़ात के ऊपर वहाँ पे कुछ काबिल एतराज़ बातें भी नज़र आती हैं। सो हमें अदबी और तालीमी खिदमात पे बात करनी है तो हमें उस हवाले से आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा खिदमात है। अभी तालीमी खिदमात या अदबी खिदमात है। तफसीरुल कुरान आपने शुरू की मगर मुकम्मल नहीं हुई। इसके अलावा आपका सफ़रनामा लंदन भी एक है, सफ़रनामा लंदन, ये भी एक मारूफ है। और इसके अलावा मकालाते सर सैयद छप चुकी है, मकालाते सर सैयद अहमद खान, ये है तकरीबन 16 जिल्दों में किताब, ठीक है। तो सर सैयद की जो अदबी खिदमात आप देखते हैं तो उसमें भी एक लंबी लाइन है, और लंबी लाइन में आप जब जाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ किताबें जो आपके सामने आती हैं। इनका एक रिसाला था सर सैयद अहमद खान का, वो रिसाला था रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला तहजीबुल अखलाक।
अब ये रिसाला सबसे ज्यादा मारूफ हुआ, ठीक है। और ये आपको बता दें कि ये सबसे पहला इसका जो शुमारा निकला है 24 दिसंबर 1870 में इसका पहला शुमारा निकला है, 24 दिसंबर 1870 में। और इसमें जो लिखने वाले थे मौलवी चिराग अली, नवाब मोहसिनुल मलक और मौलवी ज़काउल्लाह, सैयद महमूद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने इसके अंदर अपने अपने मज़ामीन लिखे थे। अब रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो है ना, ये बुनियादी तौर पर है क्या था। जब आपने देखा कि यूरोप के अंदर जो मुख्तलिफ तहजीबों का भी दौरा है, और जब दौरा करके आए इंग्लिस्तान का तो वापसी पे आए, तो इन्होंने मुसलमानों की एक इस्लाह का बेड़ा भी उठाया। और आपने, चूंकि आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए, 1869 में, और फिर 1.5 साल वहां पर रहे, तो तकरीबन ये 1870 ये जून जुलाई के बाद वापस आए। तो उस वक्त जब इन्होंने यहाँ पे आके लिखा तो ये रिसाला जारी किया। उसके अंदर कुछ बामकसद चीजें इन्होंने अपने इस रिसाला तहजीबुल अखलाक में वाज़े तौर पर लिखी थी। और वो बामकसद चीजें क्या थी कि जदीद उलूम को फरोग दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी रिजत पसंदी थी वो उस वक्त भी, तो जदीद उलूम की तरफ वो जाना, उसके बारे में आपने अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखा। मुल्क के जो मुआशरती मसाइल हैं, मुल्क की मुआशरती मसाइल की तरफ आपने जो है ना लोगों को आगाह किया, और मुल्क के अंदर जो कौमों में अखलाकी बुराइयां हैं, उन बुराइयों की जो इस्लाह करनी थी, वो मकसद था इस रिसाले का। इस वजह से इस रिसाले का नाम रिसाला तहजीबुल अखलाक है, कि तहजीबों के साथ अखलाकियात को जो है ना वो बेहतर किया जा सके। और इसके अंदर एक बुनियादी मकसद था कि कौमी बेदारी के जो है से मजहबी तालीम दी जाए, कौमों को बेदार करके, क्योंकि उस वक्त एक मजहब एक खास तबके की तरफ चला जा रहा था और दुनियादारी एक खास तबके की तरफ चली जा रही थी। तो इस लिहाज से सियासी और मुआशरती मौज़ूआत को आपने अपने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में मौजू बनाया, और इस तरह आपने इसका आगाज़ किया, और इसको बड़ी जो है ना वो शानदार कामयाबी हासिल हुई है। तो आप शुरू में सर सैयद अहमद खान जो है, जदीद नस्र की इब्तिदा चूँकि 19वीं सदी में हुई थी, और गालिब से पहले सर सैयद, मैंने अभी बताया था कि वो पहले नस्र निगार है, और सर सैयद के एक भाई थे सैयद मोहम्मद ने एक अखबार निकाला था, सैयदुल अखबार, ये 1842 में निकाला। तो उसके अंदर भी आपने फारसी के जो मज़ामीन लिखे थे। तो अब अगर सर सैयद की जो नस्ल खिदमात का अगर आगाज़ देखा जाए, तो सर सैयद के पहले दौर को आप देखते हैं, तो उस दौर के अंदर सर सैयद फारसी की तरफ ज़्यादा शगव रखने वाले थे, फिर उर्दू की तरफ आए, और फिर आपने मुख्तलिफ तलीमी और अदबी खिदमात की तरफ, इनके सर सैयद की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, और मुख्तलिफ स्टेप्स में आपने मुख्तलिफ जो है ना मुसलमानों की खिदमात की है। तो ये अदबी खिदमात के हवाले से, और अभी आपको तालीमी खिदमात के बारे में बताया। बाकी तहरीक अलीगढ़ और इससे मुतल्लिका चीज़ें जो है वो बड़ी तफसील के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। एक दफ़ा अपनी नज़र से गुजार लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आसानी के साथ आपको याद रह जाएगी, आपके लिए ये दिक्कत या मुश्किल नहीं होगी। तो इसके बाद सर सैयद जो है ना उनकी वफ़ात होती है 1898 में, उनकी वफ़ात है, और आप अलीगढ़ जो है उसकी मस्जिद के पहलू में आप वहाँ पे दफन है। तो आपकी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि आप जो है अलीगढ़ कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला सके, मगर वो ना हो सका, और आपकी वफात के तकरीबन 22 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार हासिल, अब उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर लिया। अब इससे पहले 2 यूनिवर्सिटियां और भी बन चुकी थी, कॉलेज बन चुके थे। 1864 में ये जीसी कॉलेज लाहौर, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज बन चुका था, और 1882 में आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, 1882 में। अब ये दौर आप जब देखते हैं सर सैयद की वफात का, तो कुछ एक अरसा है, उर्दू हिंदी तनाज़ा जब हुआ था 1867 में,
उस वक्त फिर ये तय कर लिया था सर सैयद ने कि हिंदुओं के लिए काम करना, या ये कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकें। सो ये नजरिया जो एक थॉट मिली थी वो 1867 में मिली, और यही कहा जाता है कि ये सोच देने वाले भी दो कौमी नजरिया की जो थॉट दी थी वो भी सर सैयद अहमद खान ने दी थी। सर सैयद अहमद खान ने ये सोच दी थी 1867 में। अगरचे अल्लामा इकबाल ने तो मुसलमानों के लिए 1930 के अंदर खुतबा इलाहाबाद के अंदर एक इलाका तजवीज़ किया था, मगर एक दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तख्लीक हुआ, बाद वजूद में आया, तो वो यही थॉट थी जो 1867 में। सो ये कहा जाता है कि 1867 के अंदर ही दो कौमी नजरिया जो है वो बन चुका था। अब इसके बाद आप सर सैयद के हवाले से मजीद भी कई चीज़ों का मुताला कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर एक जो इब्तदाई चीज़ें थी जंग आज़ादी के बाद, गदर के बाद जो इब्तदाई चीज़ें थी, और सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को टोटली तौर पर सियासत से किनारा कशी का कह दिया था, क्योंकि सियासत के अंदर ना जाए। बेसिकली यही बात थी कि मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि हिंदुओं के साथ मिलकर जब गदर में हिस्सा लिया तो मुसलमानों के ऊपर आफतें टूट पड़ी थी। सो आपने मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को वहां से दूर रखा, और जब एक कामयाब हुए तो बरे-सगीर के अंदर एक सियासी जमात जिसको कांग्रेस कहा जाता है, जो कि उस वक्त एक सब कॉन्टिनेंट की जमात थी, उसमें मुसलमान भी शामिल थे और उसमें हिंदुस्तान के हिंदू भी शामिल थे, तो वो बनी। और उसके बाद जो है ना, मगर सर सैयद ने इसके अंदर कभी भी हिस्सा नहीं लिया। आपके रुफ़क़ा और हाली है और दीगर गालिब हैं, तो उन्होंने अलीगढ़ को बहुत मेहनत के साथ चलाया और बड़ी खिदमत की, और इसके बाद जो है सर सैयद के बाद भी अलीगढ़ को जो है मुखलिस लोग मिले, और इसके साथ अलीगढ़ जो है ना वो अपनी आबोताब के साथ आज भी वहाँ पे वो इदारा चमक रहा है। तो इस हवाले से आप इनको पढ़ सकते हैं, और इसके बाद मजीद इनकी खिदमत के हवाले से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चीज है वो है तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक, अच्छा तरक्की पसंद तहरीक आपको ये बता दे, ये लफ्जों से ही वाज़े है तरक्की को पसंद करने वाले उनकी तहरीक। अब जाहिर बात है ये किसके मद्दे मुकाबल होगी, रजत पसंदों के, ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनके खिलाफ होगी। अदब का एक खास हिस्सा जो है ना वो तरक्की पसंद तरीके से है। मतलब जब हम कहते हैं कि तरक्की पसंद तरीके, इसका मतलब है ये उसके बाद वाली जो रजत पसंद है, ठीक है। अब इन तरीकों के बारे में जानने से, सीखने से जरूरी यह है कि पहले आप इसका मुताला करें कि तरक्की पसंद किसे कहते हैं, और तरक्की पसंदों के जो अदबी कारनामे जो हैं वो क्या थे, और क्या उनके बगैर मुमकिन नहीं था अदब की खिदमत। क्योंकि जब भी कोई अदीब आता है तो वो अदब की खिदमत का दावा लेके आता है। सो यहां पे भी तरक्की पसंद तहरीक जो आई है ये एक बड़ा दावा लेके आई थी, मगर ये अपने उन उसूलों में, अपने उन मकासद में जो कि उस वक्त बिल्कुल वाजे नहीं थे मगर बाद में बड़े वाजे हो चुके थे, वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब इसकी जो बड़ी शक्ल है और इब्तदाई शक्ल है वो 1936 में जो है वो वाजी हुई। 1936 में आप कह सकते हैं कि एक वाज़ेह शक्ल थी जो तरक्की पसंद के बड़े बड़े रहनुमा थे, और मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम भी मैंने बताया धनपत राय था, इनकी जेर सदारत जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इनका एक मंशूर जो है तरीके तरक्की पसंद तरीका वो दिया गया। अब इसमें जो शामिल होने वाले लोग थे वो बड़े बड़े अदीब, सहाफ़ी, नसर निगार, नावल निगार और बड़े बड़े इसमें अफसाना निगार लोगों ने इसको ज्वाइन किया था तरक्की पसंद तहरीक को। अब इसमें एक बड़े बड़े नामों में आप देखते हैं तो सज्जाद ज़हीर है, सज्जाद ज़हीर इसमें शामिल थे, जोश मलीहाबादी है, नियाज फतेहपुरी है, इसके अलावा आप काजी अब्दुल गफ्फार खान है, अब्दुल गफ्फार खान, फिराक गोरखपुरी है, मजनू गोरखपुरी है, मौलवी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक है, और हसरत मुहानी है, और अली अब्बास है।
अब इसके अलावा इसकी सरपरस्ती जो करने वाले थे ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती इनको हासिल थी और सरोजिनी नायडू की भी सरपरस्ती इनको हासिल थी। तो इस लिहाज से ये तरक्की पसंद तहरीक, आप ये समझे कि ये तहरीक बिल्कुल उन्हीं उसूल और उन्हीं मॉडल्स पे चलने वाली तहरीक थी जो कि रशिया के अंदर एक इनकलाब रूस आया था, उस मॉडल को अपनाने वाले 1879 में उस मॉडल को अपनाने वाले इश्तराकियत के दावेदार। ठीक है, इश्तराकियत की बेसिकली इनका दावा तो और है, जिसके अंदर इन्होंने यह कहा था कि अदब शदीद किस्म की जो हैयत परस्ती, गुमराह कुन और मनफी रुझानात का शिकार हो चुका है। ये इनका क्लेम था कि अदब जो है अब वो अभी कदीम हैयत परस्ती और जो गुमराह कुन मनफी रुझानात है उसका शिकार है। लिहाजा इस अंजुमन का मकसद यह है कि अदब और आर्टिस्ट को इन रिजत पसंदों से निकाल कर आजाद करना है और अदब को अवाम के करीब लाना है। ये इनका बुनियादी तौर पर नजरिया था। नजरिया यह था साथ में कि तरक्की पसंद तहरीक के लोग ये चाहते थे कि जिंदगी की एनअक्कासी की जाए। अपने इस जो तहरीक के मकासद में वो लिखते हैं कि हम अदब वो पेश करें, नसर हो, शायरी हो, जिसके अंदर जिंदगी की हकीकी अक्कासी हो, मुस्तकबिल की तमीर नौ के बारे में कुछ रुझानात हों और आस और उम्मीद हो। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नया अदब हमारी जिंदगी के बुनियादी मसाइल को मौजू बनाकर दिया जाए। ये वो चाहते थे कि जिंदगी के मसाइल को मौजू बनाया जाए और उन मौजू पे बात की जाए और फिर उन मौजू पे जो गुरबा है, जो राय आमा है, उसको अवाम की बहाली के लिए उसको हमवार किया जाए राय आमा को। अब एक नया इसके अंदर नारा शामिल हो गया था, वो ये था कि अवाम की बहाली। अब आप मार्क्सी तहरीक को समझे, कार्ल मार्क्स की जो तहरीक थी उसमें भी अगर देखते हैं तो वहां पे भी अवाम की बहाली थी, क्योंकि वहां पे दौलत को वो मुनसिफाना अंदाज में वो तकसीम करना चाहते थे, क्योंकि गुरबा को कम मिलता है। तो इश्तराकियत नजरिया भी यही था कि सबके अंदर बराबर डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इसी चीज को अवाम को फलाह बनाने के लिए, राय आमा को इस तरह के इनकलाब के लिए हमवार करना, यानी कि ये तहरीक बुनियादी तौर पर इस तरह की नजरियात को बड़े सगीर के अंदर प्रचार करना और उसके लिए लोगों को करीब लाना, उस हवाले से भी ये काम करने वाली तहरीक है। और जिसका वाज़े तौर पर बंबई के अंदर होने वाला एक अजलास था 1949 में। इस कॉन्फ्रेंस में बरमला जो सोवियत यूनियन जो है ना, अवाम के साथ रफाकत का एतराफ़ किया सोवियत यूनियन के। तो अदब को इस्तेमाल करना, अदबी तहरीक सर सईद अहमद खान की भी थी, मगर अंग्रेज़ों के करीब आने के बावजूद भी वो तहरीक जो है ना, वो बरे सगीर के मुसलमानों के लिए और बरे सगीर के लोगों के लिए एक नजात दहिंदा तहरीक थी। मगर ये तहरीक इसके मकासद वो आया है और जिसके अंदर उन्होंने पुरानी चीज़ों को, रिजत पसंदों को जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश की। अब एक यह कि क्लासिकी और रूहानी दिबिस्तानों से इनहिराफ किया गया इस तहरीक में। ठीक है, रूहानी और क्लासिकियत उससे इनहिराफ किया गया। ठीक है, और मजहब के बारे में ओहाम परस्ती और मायूस कुल दावे किए गए और तहरीक के सरगर्दा लोगों ने फिर इसका दिफा भी किया, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। और बेसिकली इसको ज्वाइन करने वाले भी वो भी लोग थे जो पहले भी स्टार थे, बाद में भी स्टार रहे। और अगरचे जैसा कि कायदे आज़म है, इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, वो उस वक्त भी वहां पे एक बड़े मारूफ लीडर थे। और जब कांग्रेस को छोड़कर बड़े सगीर में आए तो उस वक्त भी उनकी, यानी कि कुछ लोगों की अपनी वर्थ है, अपनी पहचान है। तो इस तहरीक में शामिल होने वाले मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद सईद, जितने भी हैं, इन तमाम लोगों की भी अपनी वर्थ थी। मगर अब इस तहरीक की जो मकासद थे वो आया थे और ये तरक्की पसंद बिल्कुल आजकल कह रहे हैं कि अब एक लिबरलिज्म की जो तहरीक थी वो ये वाली तहरीक जो है ना वो नजर आ रही है। इसके बाद जो है इसका कुछ फायदा भी हुआ इस तहरीक का और कुछ नुकसान भी हुआ।
फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो अदबी खिदमात की उसमें उनको बड़ी कमाल की जो चीज़ें मिली, जैसे नक्शे फरियादी है फैज़ अहमद फैज़ की, और मावरा है नून नज़र मोहम्मद राशिद का, और ऐसे ही धड़कने हैं अहमद नदीम कासमी की। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की तख्लीकें हैं वो तरक्की पसंद तहरीक के वजूद से मिली है। तो तरक्की पसंद तहरीक अपने अंदर एक बड़ी बड़ी हैसियत रखती है, और उर्दू अदब के अंदर भी इसका बड़ा एक नुमाया मुकाम है। अगरचे ये उस कदर कामयाब नहीं हो सकी, मगर इसके साथ वाबस्ता लोग फैज़ अहमद फैज़ है, हज़रत मोहानी है, नज़र मोहम्मद राशिद है, प्रेमचंद है, अहमद नदीम कासमी है, तो ये दीगर जमातों में भी अपना एक नुमाया मुकाम रखते थे और इस तरक्की पसंद तहरीक के अंदर भी अपना एक नुमाया मुकाम रखते थे। और इस 1950 के अंदर तकरीबन ये जो तरक्की पसंद तहरीक है वो नाकामी और जवाल का शिकार होना शुरू हो गई। तो इस लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग हैं वो कौन से हैं। ये सवाल आपको बहुत कम आएगा, बस ये है कि आपने याद रखना है इसका आगाज कब हुआ है और इसके मेन लोग कौन से हैं। तो बाकी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तरक्की पसंद तहरीक जो है इसका माना क्या था और ये किसके लिए थी। तो ये चीजें थी जो आपकी रह गई थी। तरक्की रोमानवी तहरीक बिल्कुल मुख्तसर सी है, मगर वो आपको इंशाअल्लाह ताला नोट्स भेज देंगे तो आपको वही काफी हो जाएगी। तो अब जितनी भी तहरीकें हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज है और बाकी चीज़ें जो है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये दो चीज़ें रहती थी वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कवर करवा दी हैं, ये आपको शेयर कर देंगे। बाकी आपके पास अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉलेज हमें उर्दू अदब जब पढ़ना होता है ना, तो उर्दू अदब के लिए हमें एक किताब काफ़ी नहीं होती। और मुझसे अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब लें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको कोई एक किताब रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप, मैंने शुरू लेक्चर में कहा था कि आप 9-10 से बल्कि 8 क्लास से शुरू करें, अपनी ग्रामर के पोर्शन को मजबूत करें, अपने अदबी इस्लाहात को मजबूत करें, फिर 9-10 का सिलेबस पढ़ें। वहाँ पे शुरू में मुसन्निफिन और कम से कम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो मारूफ नज़में हैं वहाँ पे यही सारे शौरा हैं। उनकी नज़में आपको कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए, उनके माने याद होने चाहिए, उनके मुसन्निफिन के हालात याद होने चाहिए। फिर वहाँ पे ग्रामर है, आप इस्तियारा, तशबीह, तलमी, मजाज, मिरात नज़ीर, सनत हुस्न तालील, ये सारी चीज़ें हम बहुत मैट्रिक में वाली हैं, वहाँ पे पढ़ के आए हैं। इसके अलावा भी आप जब FA में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रमूज़ क़ाफ़ है, ये सारे मैंने करवाए, इमदादी फ़ाल है, ये भी आपको करवा दिए कि मुताबिक़त रूफ़, तज़कीर व तानीस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करवा दी हैं। तो वहाँ पे आप मुसन्निफ़ीन के हालात पढ़ें, जो असबाक है वो पढ़ें। फिर FA के अंदर जो किताब है ऑप्शनल उर्दू, एडवांस उर्दू जिसको कहते हैं, वो ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर इतना नॉलेज है कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की MA उर्दू की, BA उर्दू की किताबें हैं, बहुत बेहतरीन है। इकबालियात अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पढ़ लेते, कोई एक भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी को पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला वो ही काफ़ी हो जाएगी। ऐसे ही MA की किताबें हैं, और फिर जो कुछ किताबें हैं, ये मेरे पास एक है उर्दू जर्नल इंशाइया, एक ये उर्दू जर्नल इंशाइया है। अगरचे इसमें जो ना बहुत उम्दा अंदाज में चीज़ों को बयान किया, मगर सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी और बड़ी तसल्ली के साथ। ये इंशाइया अंदाज में लिखी गई किताब है, तो ग्रामर भी इसमें मिल जाएगी आपको, और इसमें आपको नज़मों के हवाले से भी मिल जाएगा, और आपको असनाफ नज़्म नसब भी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू मारूज़ी आप पढ़ सकते हैं, फिर आप किताब कुलीद उर्दू पढ़ सकते हैं। सहर उर्दू बहुत बेहतर किताब लिखी हुई है, उसको आप मुताला कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये समझता हूँ कि कोई 1-2 किताबें इन सब्जेक्ट्स पे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू देंगे उस वक्त फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और अपनी तरफ से बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, फिर भी इंसान है, कमी कोताहियाँ हर इंसान के साथ है, तो अपनी तरफ से हम उसके लिए मादरत खा भी है, मगर इंशाल्लाह हम हर आए दिन को अपने लिए और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा एक लंबा सेशन था और वो जो चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पढ़ाया है, और अभी ये सेशन मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम अभी भी आपको इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ रखी है। टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो आपको जल्द ही, आज ही आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, और हम 15 या 16 मार्च से उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर देंगे। मखसूस किताबें, जो हमारा मकसद है कि आप इन किताबों को पढ़ें, उनसे आपको जो उन्वानात है वो तैयार हो जाएंगे। टेस्ट
देने का फ़ायदा टेस्ट ले लेना या देख लेना, ये फ़ायदा कोई भी नहीं है। टेस्ट का हमेशा फ़ायदा तब है कि जब लोग आप उसके बारे में ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, और ऐसे जैसे आप किसी शादी पे जाना होता है तो आप उससे पहले अपनी तैयारी करते हैं, ज़हन बनाते हैं, कपड़े प्रेस कराए नए सिलाए, और उसके बाद औरतें हैं तो मेकअप, और मर्द हैं तो फिर अपनी, यानी कि हर लिहाज से अपने आप को पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर जाके 4 बजे रोटी के टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और खाना खा लेते हैं या फंक्शन जो भी अटेंड करते हैं। या इससे कि हम एक शादी की प्रॉपर तैयारी करते हैं, 2-3 घंटे या थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। ऐसे ही टेस्ट की तैयारी जब करनी है ना, तो फिर हमें टेस्ट को भी पहले प्रिपेयर करना होगा। टेस्ट को प्रिपेयर करें, मुख्तलिफ किताबों को देख के, फ्लैट टॉपिक को डिफरेंट बुक से देख के आप तैयारी करेंगे तो फिर टेस्ट देंगे ना, और फिर जब टेस्ट दे लिया फिर उसका एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ किताबों से, और उसको बाद 2 दफ़ा हल करेंगे, फिर वो सवालात आपके पुख्ता हो जाएंगे। अब ये होता है कि इन्हीं सवालात को हल करते करते कई और सवालात हमारे हल हो जाते हैं, फिर टेस्ट का फ़ायदा है। अदरवाइज आपने सिर्फ अपनी असेसमेंट करनी है तो फिर 100 भी टेस्ट हो जाए तो उसका फायदा कोई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में समझ रहे होंगे। बाकी किताबें लें, अगर आप अपनी ज़ात पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करें, और बुक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह ताला सवालात ग्रुप में कर सकते हैं। अभी एक क्लास है, मैं उसका लिंक शेयर कर लूँ।